Hello students, welcoming Deepak Bright Coaching. Myself Deepak Kumar Sharma. Today I will discuss class 10th physics electricity numericals. So let's start. Class 10th physics electricity numericals part 1. So this is the first question of this electricity chapter. A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. To find the amount of electric charge that flows through the circuit. So in this question, what is the solution? So firstly write the given of in this question. Current I 0.5 ampere and time t equal to 10 minute. तो सबसे पहले हमें वो लिखना होगा जो हमें दिया हुआ है एंड फाइंड करना है हमको इलेक्ट्रिक चार्ज Q. तो ये सभी क्वेश्चंस में करना जरूरी है. ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज Q. तो आपको एक फार्मूला याद होगा Q इक्वल टू IT. तो वी नो दैट Q इक्वल टू IT. Q इक्वल टू IT. चार्ज का फार्मूला है करंट और टाइम का मल्टीप्लिकेशन चार्ज होता है. लेकिन हमको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें जो वैल्यूज दे रखी हैं, यहां पर आप जरा देखिए जो हमें वैल्यूज दे रखी हैं, जैसे t की वैल्यू दे रखी है आपको 10 मिनट. तो ये जो 10 मिनट दे रखी है इसको पहले हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है. तो हम पहले हमने टाइम को चेंज करना है और टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करके फिर हम इसको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर जो टाइम है t इक्वल टू 10 मिनट, उसको कन्वर्ट कर दीजिए सेकंड में. तो ये हो जाएगा हमारा 600 सेकंड. जब भी कभी आप इस टाइप के न्यूमेरिकल्स करें तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि MKS सिस्टम का ध्यान रखना है, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड. अगर आपकी लेंथ है तो मीटर में कन्वर्ट करना होगी, अगर आपका मास दे रखा है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा, और अगर आपका टाइम दे रखा है तो उसे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. वरना आपका फार्मूला भी ठीक है, आपने वैल्यूज़ भी रखी हैं उसमें, लेकिन उसका आंसर फिर भी गलत आएगा और वहाँ पर मार्क्स कट सकते हैं. ठीक है, अब ये हमारा MKS में कन्वर्ट हो गया है. अब हम इसको वैल्यू को पुट कर देंगे. सो वी गेट Q इक्वल टू I की वैल्यू है 0.5 एम्पियर एंड T इक्वल टू 600. मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 10 कर लेंगे, 10 से 0 कैंसिल कर, तो 300 कुलाम. तो हमारा जो चार्ज आएगा Q की वैल्यू वो आ रही है 300 कुलाम. ये आंसर है. तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था. बस इसमें हमें जो करना था वो था मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना था और अपने फार्मूले को याद करना था. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. 0.5 ampere current has been flowing in a circuit for 20 minutes. To calculate the number of electrons flowing from one end to the other end of the circuit. So this is the solution of this question. Firstly, write given. Given में हमें दे रखा है करंट I इक्वल टू 0.5 एम्पियर एंड टाइम t इक्वल टू 20 मिनट. फाइंड करना है हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n. ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है, जिसके लिए हम एक फार्मूले का आपने पढ़ा है, वो फार्मूला हम यहां पर लिख लेते हैं. वी नो दैट Q इक्वल टू NE. यहां पर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. लेकिन हमें इसको फाइंड करने के लिए Q की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, और Q निकालने के लिए हमको I और T की जरूरत पड़ेगी, जो ऑलरेडी यहां पर गिवन है. ठीक है, तो सबसे पहले हम Q फाइंड करेंगे और Q फाइंड करके फिर हम इसमें पुट करेंगे E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो नॉर्मली होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम. तो सबसे पहले हमें Q फाइंड करना है. सो वी गेट Q इक्वल टू IT. I की जगह पर 0.5 और T जो है वो हमने अभी मिनट में दे रखा है, उसको हमने 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था. पॉइंट हटाएंगे, 10 करेंगे इसको, और 10 से इसको पूरा कट कर देंगे 2 टाइम्स. तो ये कितना हो जाएगा 600.
तो Q इक्वल टू 600 कूलम। तो ये Q की वैल्यू हमारे पास गिवन हो गई। अब हमें क्या है, Q इक्वल टू NE, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q, जब हम Q की वैल्यू को पुट करेंगे तो Q इक्वल टू NE, जो हमारे पास फार्मूला है उसमें हमने इसको पुट कर दिया 600 इक्वल टू N इंटू E की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ से N की वैल्यू आ जाएगी 600 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो यहाँ पर लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका 6000 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर 19। अब इसको हमने कट करना है, तो इसको कट करके इसको सॉल्व करते हैं। थ्री 7 जा 28, 3 5 जा 20, 375 इंटू 10 टू द पावर 19, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर आए हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर हमने दो फार्मूलों का यूज़ किया। पहला फार्मूला हमारा था Q इक्वल टू NE और दूसरा फार्मूला था Q इक्वल टू IT। तो ये दो फार्मूले हमने यूज़ किए हैं और दोनों फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने इसको सॉल्व किया है। फर्स्ट फार्मूला Q इक्वल टू NE एंड सेकेंड इक्वल टू Q इक्वल टू IT। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। The potential difference between the terminals of an electric heater is 100 volt when it drawn a current of 2 ampere. What will be the current in the heater if the potential difference between the terminals is increased to 140 volt? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई हीटर है जिसमें 100 वोल्ट का अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तब उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो 2 एम्पियर की हो रही है। अब हमने क्या करना है, उसमें न्यू करंट बताना है जब उसका पोटेंशियल इंक्रीज होकर के 140 वोल्ट हो गया है। ठीक है, now the solution of this question, firstly write the given potential difference V equal to 100 volt जो हमारा पहले दे रखा है and the current I equal to 2 ampere। फिर क्या होता है, न्यू पोटेंशियल जो हमारा 140 वोल्ट हो गया, तो उसमें हमें फाइंड करना है करंट I। तो न्यू करंट जो है हमारी वो क्या होगी, वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको हमें इस टाइप से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जब हमारे 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था और करंट I इक्वल टू 2 एम्पियर थी, तो उस समय हमें उसका पहले रेजिस्टेंस फाइंड करना है। एक बार रेजिस्टेंस फाइंड हो जाएगा तो वो हीटर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, वो फाइनल हो जाएगा। उसके बाद उस रेजिस्टेंस को यूज करेंगे हम करंट निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो केस नंबर 1 है हमारा, उसको हम फाइंड करेंगे और उससे हम निकालेंगे रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें V इक्वल टू IR का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यानी बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ये थ्योरी के लिए भी बहुत अच्छा लॉ है। V इक्वल टू IR, यहाँ पर V की वैल्यू है 100 वोल्ट, I की वैल्यू है 2 और R हमको फाइंड करना है। तो R इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 2, इट मीन्स 50 ओम। ये R हमने फाइंड कर लिया है, ये हीटर का रेजिस्टेंस फाइंड हो गया। अब जो केस नंबर 2 आएगा हमारा, जो केस सेकंड है, उस केस सेकंड में हम क्या करेंगे, करंट निकालनी है हमने। तो फिर वही बाय यूजिंग ओम्स लॉ, फिर से हम ये ओम्स लॉ को यूज करेंगे। अब I इक्वल टू V अपॉन R, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V एंड R। V की वैल्यू यहां पर अब न्यू पोटेंशियल जो है वो 140 वोल्ट हो गया है और जो रेजिस्टेंस अभी हमने फाइंड किया था वो 50 था। 50 0 से 0 कैंसिल, 2.8 एम्पियर। तो दिस इज द करंट। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जैसे हमने पोटेंशियल को बढ़ाया उसी हमारा करंट भी बढ़ गया है। तो ओम्स लॉ भी यही कहता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि पोटेंशियल अगर इंक्रीज होता है तो करंट भी इंक्रीज होता है। यानी अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो वही यहां पर इसको वेरीफाई भी कर रहा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इन दिस क्वेश्चन, a copper wire of resistance R is stretched to double its length. Find the new resistance of the copper wire in terms of R. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो रेजिस्टेंस, अगर स्टार्टिंग में कोई वायर है उसका रेजिस्टेंस R है, उसको स्ट्रेच करके हमने उसको लेंथ को डबल कर दिया है, तब उसका जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा। ठीक है,
तो नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्टली राइट द गिवन, जो वायर हमें दिया है उसकी ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ओरिजिनल लेंथ L, न्यू लेंथ 2L, क्योंकि हमने उसको स्ट्रेच करके डबल कर दिया है। फाइंड करना है हमको न्यू रेजिस्टेंस, तो उसका न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए हमें देख रहे हैं कि दो कंडीशन यहां पर बन रही हैं। पहली कंडीशन बन रही है कि जब उसकी लेंथ L थी, और दूसरी कंडीशन जब बन रही है जब उसकी लेंथ 2L हो गई है। तो दोनों ही कंडीशंस में उसके एरिया पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम न्यू एरिया को फाइंड करना करेंगे, और उस न्यू एरिया को फाइंड करके फिर हम उसको पुट करेंगे। तो न्यू एरिया फाइंड करने के लिए हमें दोनों ओरिजिनल वॉल्यूम जो पहले था वो, और जब उसको स्ट्रेच कर दिया तो जो वॉल्यूम आया वो दोनों को बराबर करना है। तो दोनों ही कंडीशन में जो वॉल्यूम होगा वो हमारा सेम रहता है, ओरिजिनल वॉल्यूम और न्यू वॉल्यूम। तो यहां इससे हमारा स्टार्ट हो जाएगा ओरिजिनल वॉल्यूम इक्वल टू न्यू वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, आप उसको कितना भी स्ट्रेच कर दें या कितना भी कंप्रेस्ड कर दें वायर को, तो वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम का होगा A इंटू L, और जो न्यू वॉल्यूम होगा उसको हमने एरिया को A डैश मान लेंगे, और जो लेंथ है हमारी वो न्यू लेंथ क्या हो जाएगी हमारी 2L। ठीक है, L से L को कट कर दीजिए, तो जो न्यू एरिया आएगा हमारा निकल करके वो क्या आएगा A/2। तो जैसे जैसे हम लेंथ को बढ़ाते हैं उतने ही रेशियो में एरिया कम होता चला जाता है। यानी जब किसी वायर को हम खींचते हैं तो उसका एरिया यानी उसकी डायमीटर कम होती चली जाती है, पतला होता चला जाता है वायर। तो जितने रेशियो में आप खींचेंगे उतने ही रेशियो में वो कम हो जाएगा। जैसे मान लिया कोई किसी वायर की लेंथ को आपने थ्राइस कर दिया, थ्री टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो उसका एरिया हो जाएगा A/3। किसी वायर का अगर आपने लेंथ को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो उसका एरिया A/4 हो जाएगा। ऐसे ही n टाइम्स कर देंगे तो A/n हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप याद रखिए, एरिया उतना ही कम हो जाएगा, उतनी ही नंबर से, उतने ही रेशियो से कम होगा जितने रेशियो से वो लेंथ को इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब यहां पर फार्मूला हमने दो केस यहां पर लेंगे, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। फर्स्ट केस है R इक्वल टू रो L/A। यहां पर ये केस नंबर 1 हो गया हमारा, और केस नंबर 2 में जो न्यू रेजिस्टेंस होगा R डैश वो हो जाएगा रो इंटू लेंथ हो जाएगी हमारी 2L, और एरिया हो जाएगा हमारा A/2। ये सेकंड केस है। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करके इजी कर लेते हैं, रो इंटू 4L/A। ठीक है, ये आपका R डैश आ गया। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को हमने डिवाइड करना है, और डिवाइड करने पर वो सॉल्व हो जाएगा। तो सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 R डैश अपॉन R इक्वल टू रो इंटू 4L/A। R की वैल्यू A अपॉन रो L हो जाएगी। रो से रो को कैंसिल करेंगे, L से L को कैंसिल करेंगे, A से A को कैंसिल करेंगे, इक्वल टू आया 4। तो R डैश इक्वल टू हो जाएगा 4R। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो हमारा कितना टाइम्स इंक्रीज हो गया, 4R, यानी कि 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। जब हम उसकी लेंथ को डबल कर रहे हैं, 2L कर रहे हैं, तो उसके जो न्यू रेजिस्टेंस है वो 4R हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज दी जाए, जो वैल्यूज पुट कर दी जाए, तो वैल्यू पुट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम्स में, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अ 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, इसमें हमने चेंज किया है। अब देखिए इसमें अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, इसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम वायर को डबल्ड कर रहे हैं। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, डबल को फिर वही गलती कर लेते हैं कि डबल मतलब उसको लेंथ को डबल कर देते हैं। यहाँ पर डबल्ड कर रहे हैं, डबल मतलब यहाँ पर फोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो वायर को हम यहाँ पर फोल्ड कर रहे हैं, और जब फोल्ड करते हैं वायर को तो उसकी लेंथ हाफ हो जाती है, और जब लेंथ हाफ हो जाएगी तो एरिया डबल हो जाएगा, क्योंकि एरिया बढ़ जाएगा, उसका मोटा वायर हो जाएगा। तो नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्टली गिवन ओरिजिनल रेजिस्टेंस R की वैल्यू यहां पर 4 ओम दे रखी है, ओरिजिनल लेंथ को हमने L मान लिया है, न्यू लेंथ जो हमारी आएगी अब वो L/2 हो जाएगी, क्योंकि हमने उसको फोल्ड करके हाफ करा है। तो यहां पर डबल्ड लिखा हुआ है, तो डबल्ड मींस लेंथ का डबल नहीं है, उसको डबल का मतलब है उसको डबल करके फोल्ड कर लिया, जैसे पेपर को फोल्ड करके हम डबल कर लेते हैं।
फाइंड करना है हमको यहां पर न्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सेम वही मेथड, लेकिन इससे पहले हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? वही फार्मूला जो मैंने आप पीछे लगाया था। दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओरिजिनल वॉल्यूम इक्वल टू न्यू वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम A इंटू एल, न्यू वॉल्यूम में A डैश जो हमको फाइंड करना है, और जो लेंथ है वो अब हमारी L/2 हो गई है। L से L को कैंसिल करेंगे और A डैश की वैल्यू यहां पर देखिए आप 2A हो गई, यानी कि हमारा एरिया जो है वो अब डबल हो गया। लेंथ हाफ हुई, एरिया डबल हो गया। अब केस नंबर 1, R इक्वल टू रो L अपॉन A, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी, और R डैश ये केस नंबर 2 है हमारा। तो रो लेंथ कितनी है हमारी L/2 और एरिया हो जाएगा 2A। इसको सॉल्व करेंगे तो रो L अपॉन 4A, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई हमारी, R डैश की वैल्यू है। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो R डैश अपॉन R इक्वल टू रो L अपॉन 4A इंटू R की वैल्यू को उल्टा करके लिखेंगे तो A अपॉन रो L। रो से रो को कैंसिल करेंगे, L से L को कैंसिल करेंगे, A से A को कैंसिल करेंगे, तो R डैश इक्वल टू हो जाएगा R/4। तो वहां पर 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पर 1/4 टाइम्स, यानी कि यहाँ पर रेडियस कम हो रहा है 1/4, वहां पर 4। तो जैसे ही हम उसको फोल्ड करेंगे, डबल करेंगे, वहां पर हमने लेंथ को डबल किया था तो रेजिस्टेंस 4R हो गई थी, यहाँ पर लेंथ को हमने हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस R/4 हो गया। तो यहाँ न्यू रेजिस्टेंस हमारी R/4 आ गई। अब यहाँ पर हमें वैल्यूज भी दे रखी है R की, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R, देन वी गेट, वैल्यू को पुट कर रहे हैं हम, तो न्यू रेजिस्टेंस R हो जाएगा 4/4 इक्वल टू 1 ओम। यानी जो रेजिस्टेंस पहले 4 ओम था वो अब 1 ओम में कन्वर्ट हो गया, यानी कि अब उसका रेजिस्टेंस कम हो गया। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये बनता है कि अगर हम किसी वायर को फोल्ड कर देते हैं, उसके एरिया को बढ़ा देते हैं, तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो वायर जितना मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा, वायर जितना पतला होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो दोनों क्वेश्चंस में हमने ये चीज़ें सीखी। तो इस तरीके से ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको जनरल बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं। अभी आपका पार्ट 2 आएगा जिसमें आप रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में बदल बदल कर लैंग्वेज की फॉर्म में आते हैं। तो आपको बड़े ध्यान से उनको करना है, समझना है और उनको अच्छी तरीके से करना है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।